Hello everyone. Hope you all are doing well and enjoying your time while learning new things. Myself Vivek Kumar. I am your social science teacher. I am here in front of you all on the platform of the GuruShishyaWebinar.com to share my knowledge and teach you social science of class 8. I hope you all will enjoy this session with me and learn in easy way. Now let us start the session, and today we will discuss about the topic the spread of modern education in India. तो अब हम देखने वाले हैं क्या ओरिएंटल पॉइंट्स ऑफ व्यू। तो जैसे कि मैंने बताया था कि दो वर्ग के लोग थे या दो मानसिकता के लोग थे। तो जो ओरिएंटलिस्ट लोग थे उनका क्या मानना था कि वो यहाँ का मतलब भारत देश का, जो ब्रिटिशर्स लोग थे वो भारत देश के जो भी, चाहे वो फिलॉसफी हो, मेडिसिन हो, या यहाँ का साइंस हो, या फिर अर्थमेटिक्स हो, या रिलीजन हो, उसको यहाँ मतलब वो संस्कृत में और साथ ही साथ पर्शियन लैंग्वेज में पढ़ करके इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। क्योंकि उन लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था कि यहाँ का जो नॉलेज है या फिर यहाँ का जो ज्ञान है वो बस लोगों को प्रोवाइड करना है, बशर्ते इंग्लिश मीडियम में, मतलब कि इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। और जैसा कि मैंने बताया था कि वो विलियम जॉन्स थे, चाहे वो हेनरी थॉमस कॉलब्रुक थे, दोनों ने संस्कृत और पर्शियन लिटरेचर पर काफ़ी ज़्यादा कमांड करा और साथ ही साथ उसे फिर ट्रांसलेट भी करा। और एशियाटिक सोसाइटी का गठन भी हुआ, ठीक है, वो था 1784 में कोलकाता में। ओके, तो अब हम देखने वाले हैं क्या, तो ओरिएंटल पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये जो मैंने कहा जैसे कि विलियम्स जॉन और हेनरी थॉमस जो कॉलब्रुक जो थे वो ओरिएंटलिस्ट पॉइंट उनका जो दर्शन था, उनका सोचना जो था वो ओरिएंटलिस्ट थे वो। तो देखते हैं ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूँगा कि आप इसे पॉज करके आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि प्रोबेबली ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओरिएंटलिस्ट इन मॉडर्न एजुकेशन या इन स्प्रेडिंग ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया। तो देखते हैं कुछ एक पॉइंट में मैंने इसे एलॉबरेट किया है। दे बिलीव दैट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इंडिया इट वॉज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड इंडियन हेरिटेज। तो भारत देश को, अगर भारत के लोगों को मतलब भारत के नागरिकों को, भारतीयों को अगर ये करना है, मतलब कि ग्रैब करना है ताकि वो क्या कर सके, उसे इजीली मतलब कॉलोनियल रूल के लिए तैयार हो जाए, मतलब उस पर राज करने के लिए तैयार हो जाए, उसके से पहले सबसे पहले इनकी मानसिकता को जानना होगा। तो उसको क्या करना पड़ा, तो इंडियन हेरिटेज के ऊपर उन्होंने ध्यान दिया और वापस उसे क्या किया, रीडिस्कवर किया, क्या लिटरेचर, जैसे भी मैंने बताया था कि संस्कृत या फिर पर्शियन लैंग्वेज में था, उसे इंग्लिश में कन्वर्ट कराया ताकि बाकी जो ब्रिटिश ऑफिसर्स लोग थे उससे वो क्या हो सकेंगे, एनकरेज होंगे। और साथ ही साथ क्या होगा, जो वेस्टर्न लर्निंग होगा और मॉडर्न साइंस जो लोगों में इम्पार्ट कराया जाएगा भारतीयों में। ओके, यहाँ पर बात होती है कि किसकी, तो स्टडिंग संस्कृत एंड पर्शियन लिटरेचर, जैसे मैंने अभी भी कहा था, टू नो इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर टू विन द हार्ट ऑफ इंडियंस। तो अगर कोई हमारे ऊपर मतलब भारतीयों पर अगर राज करना है या फिर कोई भी कंट्री किसी और पर अगर डोमिनेंस फैलाता है, तो सबसे पहले वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ के हिस्ट्री के बारे में, उनके ट्रेडिशन के बारे में, उनके कस्टम्स के बारे में, धरोहर के बारे में तो जानना होना चाहिए, ताकि वो क्या कर सके कि ज़्यादा बिलीफ जो है, विश्वास वो कमा सकेंगे भारतीयों के कंपेयर में, तो भारतीयों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही थी किसकी, तो संस्कृत और पर्शियन लिटरेचर का लैंग्वेज को वो ट्रांसलेट किया गया ताकि इंडियन हेरिटेज को और कल्चर को ज़्यादा अच्छे से समझ सकें, ताकि जो इंडियंस का जो दिल है वो अपने जगह बना सके ब्रिटिश लोग, ठीक है। एंड ओनली दे रिस्पेक्ट एंड एक्सेप्ट द ब्रिटिश रूल। और ये तभी संभव हो पाएगा जब ये सारी चीज़ों को अगर फॉलो किया जाए, तभी वो रिस्पेक्ट देंगे, कौन, भारतीय, ब्रिटिश को, और साथ साथ वो उसके ब्रिटिश रूल को भी आसानी से वो एक्सेप्ट कर लेंगे। ये मानसिकता थी। ओके, तो साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी चीज़ भी देखा था, मदरसा का सेटअप हुआ था 1781 में, और 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज का गठन करा गया था। क्योंकि उस समय में अगर बात आती है संस्कृत और पर्शियन का, तो जो भारतीय मूल निवासी थे उस समय में संस्कृत प्रेफर किया करते थे। उनके साहित्य, लिटरेचर जो हुआ करते थे, फिलॉसफी जो हुआ करते थे, या उनके जो औषधियाँ, जिसके आयुर्वेद की बात की जाए, तो वो सारी चीज़ें, जो भी चीज़ थे वो संस्कृत में लिखे हुए थे। और पर्शियंस की अगर बात हो रही है, तो जैसे हम जानते हैं कि अरब कंट्रीज, हमारे मुगल शासक जिसके बारे में कहते हैं किंग एंड देयर किंगडम, जो भी लोग इन्वेड किए और हमारे देश पर, ठीक है, वेस्ट साइड से, या फिर जो जितने भी पर्शियंस आए थे। तो खैर अभी बात होती है क्या, उस समय में वारन हेस्टिंग क्या थे,
गवर्नर जनरल थे। इस चीज़ को भी ये एमसीक्यू में प्रोबेबली आता है। और इनका जो विचार था वो क्या था, ओरिएंटलिस्ट व्यू था कि भारतीयों पर अगर राज करना है तो पहले भारतीयों के बारे में जानना होगा, उनकी मानसिकता को जानना होगा, और उसके बाद फिर ये एजुकेशन धीरे धीरे करके वो वाइड स्प्रेड कराया जाएगा। तो इनकी अपनी मानसिकता थी। ओके, अब हम लोग देखने वाले हैं एंग्लिसिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। तो उनका क्या मानसिकता था, और ये क्लैश जो था, जो कंट्रोवर्सी जो हुई थी, जिसे जो 1813 में स्टार्ट किया गया, कार्टर पास हुआ, और 1835 में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश आया गया। तो मतलब ये 20-25 सालों का जो गैप था, मैं अप्रॉक्स मान के चल रहा हूँ। तो इस समय में ये मतलब 1813 से लेकर 1811 से लेकर 1835 तक के बीच का जो पीरियड था, काफ़ी समय तक बहस चला, क्योंकि इसके ऊपर ये भी बात भी रखा गया था, क्या वारेन हेस्टिंग में ये चीज़ रखा था कि हमारे देश पर, मतलब भारत को अगर एजुकेशन प्रोवाइड करना है तो पर ईयर 1 लाख रुपीज़ एक्सपेंस करना होगा। किसके ऊपर एक्सपेंडिचर करना होगा? एजुकेशन पर। ओके, अब हम देखने वाले हैं एंग्लिसिस्ट, ताकि हम और बेहतर तरीके से इसके साथ कंपेयर कर सकेंगे। तो अब हम लोग देखने वाले हैं एंग्लिसिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये जो एंग्लिसिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू थे, ये थोड़ा सा रेडिकल नेचर के थे। अब रेडिकल कैसे, इसके ऊपर हम लोग ध्यान देंगे। ओके, तो पहले बात होती है किसकी, पहली पॉइंट जो है, दे वांटेड इंडियन टू बी टॉट द साइंटिफिक एजुकेशन ऑफ द वेस्ट थ्रू द मीडियम ऑफ इंग्लिश। बात अभी भी यहीं पर है कि ये इंग्लिश में ही पढ़ाना है, ठीक है, इंग्लिश में ही पढ़ाना है। वो भी क्या, तो अगर वो लोग पढ़ेंगे तो साइंटिफिक एजुकेशन, जैसे कि अगर बात किया जाए, लोग इंटेलेक्चुअल होते जाएंगे। और हमारे देश में उस समय तक अज्ञानता तो थी, मानता हूँ मैं इस बात पर, और जिस कारण से हम लोग, जहाँ अज्ञानता होगी वहाँ अंधविश्वास होगा। और जैसे कि मैंने फर्स्ट पार्ट में भी ये चीज़ कहा था कि वो फीमेल फोर्टिसाइड्स के लिए, सती प्रथा के लिए, या इवन पर्दा सिस्टम, जिसको बुरखा सिस्टम भी कहा जाता है, इसके खिलाफ भी ब्रिटिशों ने बहुत बार बात उठाई थी। मगर चूंकि लोगों के लिए ये क्या था, उनके ट्रेडिशन, उसके कस्टम थे, और ब्रिटिशों का वो हस्तक्षेप पसंद नहीं आ रहे थे। और जैसे मैंने ये भी बात कहा था कि कुछ एक फैक्टर 1857 में भी देखा गया था, रिवोल्ट का। ओके, रिलीजियस एंड सेंटिमेंटल फैक्टर्स जो थे। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है कि जैसे कि वहाँ पर ऑफिसर, ओरिएंटलिस्ट में वहाँ ऑफिसर थे विलियम जॉन्स और हेनरी थॉमस थे, कॉलब्रुक। उसी तरीके से यहाँ पर भी एंग्लिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ एक ऑफिसर्स जो थे, उनके अलग विचारधाराएं थी। जैसे कि एक नाम है जेम्स मिल। इनका ये क्या मानना था, इनका ये सोचना था कि दे बिलीव दैट इफ द इंडियन वेयर गिवन दे वुड इजीली एक्सेप्ट द ब्रिटिश रूल। अगर इंडिया को वेस्टर्न एजुकेशन अगर दिया जाए तो क्या होंगे वो लोग, और भी ज़्यादा क्या हो सकेंगे, आसानी से ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक्सेप्ट कर सकेंगे, ठीक है। फिर अकॉर्डिंग टू मैकॉले, तो मैकॉले जो थे, इफ इंडिया वेयर, उनका ये मानना था कि इंडियंस को वो क्या सोचते थे, अनसिविलाइज्ड थे। बात ऐसी नहीं थी, हम काफ़ी सभ्यता संस्कृति वाले लोग हैं हम भारतीय। तो खैर उनका मानना था, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जो था मैकॉले का, तो मैकॉले के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ था कि इंडियंस को वो अनसिविलाइज्ड माना। साथ ही साथ क्या किया गया कि अगर इंग्लिश में अगर वो ये चीज़ किया जाएगा कि साइंटिफिक आइडियाज़ एंड रिच लिटरेचर को, मतलब जो भी लिटरेचर्स हैं, लिटरेचर, वेस्टर्न लिटरेचर्स और साइंटिफिक आइडियाज़ जो होंगे वो प्रोवाइड कराया जाएगा अगर इंडियंस को, तो वो सिविलाइज हो जाएंगे। यूरोपियंस के सामने, ब्रिटिशर्स के सामने उठना बैठना, और उनके, ताकि वो अच्छे तरीके से कमांड किया जा सके। और जैसा कि ये पॉइंट, ये भी चीज़ था, पॉइंट जो ये चीज़ कहा गया था कि लोगों को नॉलेज या एजुकेशन इम्पार्ट बस इसलिए किया जा रहा था ताकि उनसे काम लिया जा सके, चाहे वो क्लर्क लेवल पर हो या फिर कोई और भी लेवल पर अगर वर्क हो, तो ब्रिटिश उसे आसानी से क्या करे कि भारतीयों को समझे और भारतीयों को उसी हिसाब से वो कंट्रोल कर सके। तो यहाँ पर लर्निंग इंग्लिश इंडियन वुड बिकम द सिविलाइज्ड, इन लोगों का जो पॉइंट ऑफ व्यू था, इन लोगों का मेन पॉइंट ये था कि अगर इंग्लिश ये सीखेंगे तो ये सिविलाइज होंगे और साथ ही साथ अडॉप्ट करेंगे क्या, तो मतलब कि बाहर यूरोपियंस का जो वे ऑफ स्टाइल है, रहना, लिविंग स्टैंडर्ड, टेस्ट एंड वैल्यू वो समझेंगे। किसका टेस्ट, वैल्यू एंड कल्चर, वेस्ट के जो ये जो है वेस्ट मतलब वेस्टर्न रीजन के जो कल्चर है, टेस्ट है और वैल्यू उसको समझ सकेंगे। तो हम लोगों ने देखा ओरिएंटलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू और एंग्लिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, ये उनका विचार था, मगर हम लोग ऐसे नहीं थे। बात अब यहाँ आती है कि ये दोनों के लोगों के, ये दो पॉइंट ऑफ व्यू के लोगों के बीच में मतभेद चला।
मतभेद काफ़ी समय तक चला। लास्टली ये कंक्लूड किया गया कि वेस्टर्न साइंस जिसे आज आप साइंस कहते हैं, वेस्टर्न साइंस और लिटरेचर मतलब वेस्टर्न लिटरेचर जो इंग्लिश सब्जेक्ट है, ये दो आपके करिकुलम में ऐड किया गया। आपके नहीं, ये तो बहुत पहले ही, और ये तो इनहेरिट करता जा रहा है लगातार बहुत समय से। ओके, अब हम लोग देखने वाले हैं इसके बाद का जो पॉइंट ऑफ रहेगा वो उसके ऊपर हम लोग अब फोकस करेंगे। आप इसे नोट डाउन कर लें क्योंकि ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर ये पूछा जाएगा व्हाट वाज द रोल ऑफ एंग्लिस्टिक या एंग्लिसिस्ट इन स्प्रेडिंग ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 या 4 मार्क्स के लिए। तो वुड डिस्पैच के बारे में अगर बात किया जाए तो ये थे, इनका पूरा नाम था सर चार्ल्स वुड, और ये प्रेसिडेंट थे किसके, तो प्रेसिडेंट थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के। और एक डिस्पैच मतलब एक लेटर जो आया वो कहाँ से आया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर के थ्रू, वो भी कौन से डिपार्टमेंट से, एजुकेशनल डिपार्टमेंट से। और उस समय में एक डिस्पैच जो भेजा गया था वुड्स, जिसको हम लोग कहते हैं वुड्स डिस्पैच, तो इसके अंदर में ये चीज़ रखा गया कि उनका क्या मोटिव क्या था या मेन एम क्या था। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं क्योंकि ये 5 मार्क्स का ही कंफर्म है, ये क्वेश्चन आता ही आता है कि व्हाट वाज द एम ऑफ वुड्स डिस्पैच, या जो एक्ट, व्हाट वाज द एक्ट दैट वाज हैव बीन पास्ड थ्रू वुड डिस्पैच। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं क्या, तो टू सेट अप एजुकेशनल डिपार्टमेंट ऑल ओवर द इंडिया। सबसे पहला चीज़ ये पॉइंट रखा गया था, ये जो लेटर जो आया हुआ था, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के एजुकेशन डिपार्टमेंट से, तो ये पहला ये चीज़ रखा गया था कि एजुकेशनल डिपार्टमेंट जितने भी हैं वो ऑल ओवर इंडिया में स्प्रेड आउट किया जाए, जितने भी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, तैयार किया जाए। यूनिवर्सिटीज़ को क्या किया जाएगा, ओपन किया जाएगा, वो भी खासकर बड़े बड़े शहरों में। और लगे हाथ ये चीज़ भी, आप ये चीज़ याद रखोगे, जो स्कूल्स बात की जा रही है तो वो प्राइमरी मतलब कि नर्सरी से लेकर के क्लास 8 तक, उसके ऊपर जो भी चीज़ हुआ करते थे, मतलब कि सेकेंडरी स्कूल हो चाहे सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो, इवन कॉलेजेस, ये सारे एनरोल हुआ करते थे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आया करते थे। टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग एंड टीचर्स शुड बी गिवन ट्रेनिंग। तो थर्ड पॉइंट अगर बात किया जाए, इस लेटर में ये चीज़ भी मेंशन करा गया था कि क्या होगा, टीचिंग स्टैंडर्ड को इंक्रीज किया जाएगा। ये चीज़ तभी हो सकता है जब टीचर क्या होंगे, स्पेशलाइज होंगे और उनके पास ट्रेनिंग होगी। तो गवर्नमेंट शुड बी ओपन इन गवर्नमेंट स्कूल्स शुड बी ओपन इन टाउन सिटीज एंड नंबर ऑफ स्कूल शुड बी इंक्रीज। तो ये 4th पॉइंट पे ये चीज़ रखा गया था, सरकारी जितने भी शैक्षणिक संस्थान है उसे क्या किया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ओपन किया जाएगा, इनोग्रेट किया जाएगा, खासकर कहाँ पर, शहरों में। ठीक है, शहरों में, नगरों में। ठीक है, एंड नंबर ऑफ स्कूल्स वो धीरे धीरे करके स्कूल क्या होंगे, स्प्रेड आउट होंगे, क्योंकि समय के साथ आबादी बढ़ेगी, बच्चे बढ़ेंगे और ऑब्वियसली बात है उनको पढ़ाने के लिए स्कूल्स जो है सफिशिएंट नहीं हो पाएंगे। इस कारण से स्कूल्स का स्प्रेड आउट होना बहुत ज़्यादा जरूरी था। ओके, फिर बात होती है 5th पॉइंट की, टू इम्पार्ट एजुकेशन टू द गर्ल एंड गर्ल्स स्कूल शुड बी ओपन। और मैंने ये चीज़ कहा था कि आप चाहे वो मकताब हो या फिर पाठशाला या फिर गुरुकुल, उस समय में सिर्फ जेंडर वाइज ये सिर्फ मेल जो बॉय है सिर्फ वही स्कूल जा सकता था, नॉलेज गेन कर सकता था, मगर फीमेल के केस में वैसा नहीं था। और बहुत बड़ा रोल रहा था ब्रिटिश के जो वुड्स डिस्पैच थे, जो सर चार्ल्स वुड्स के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, क्या कि गर्ल्स एजुकेशन को किया गया और साथ ही साथ प्रेरित करने के लिए बहुत सारे स्कूल्स को भी ओपन किया गया। प्राइवेट स्कूल शुड बी ग्रांटेड, मतलब प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल के अलावा प्राइवेट स्कूल्स को भी परमिशन मिलेगा। ओके, अब बात होती है ये सारे चीज़ों को रेगुलेट, इतने सारी चीज़ें तो वो पास ऑन तो कर दिया गया, ठीक है, अब वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये एक्ट तो पास हो गया, मगर इंप्लीमेंटेशन के लिए वो एज अ मतलब वॉच डॉग ये कहा जाए, देखभाल के लिए कौन थे, तो हंटर कमीशन। अब यहाँ पर ये हंटर कमीशन की अगर बात की जाए तो 1882 में ये गठन हुआ था और उसके जो हेड थे वो थे डब्ल्यू हंटर। ठीक है, ये इनके द्वारा ये कमीशन चलाई जा रही थी, वो भी 1882 के समय में। और इनका मेन काम क्या था, रिव्यू करना कि नंबर ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस वो इंक्रीज हो रहे हैं कि नहीं, और प्रॉपर ये सारी चीज़ों को मतलब रेगुलेट करना कि वो प्रॉपरली स्कूल्स फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं, और एजुकेशन में कुछ प्रोग्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस बारे में। और साथ ही साथ उस समय तक में क्या चीज़ हुआ था, 1882 में, ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी बनकर तैयार हो चुकी थी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी 1887 तक तैयार हो चुकी थी। और बात होती है कि यहाँ पर जितने भी सारे पॉइंट्स थे सबको पूरा किया गया। और उसके बाद हम लोग
हम लोगों ने देखा कि धीरे धीरे करके जो मॉडर्न एजुकेशन है वो इंडिया में फैलने लगा। मगर बात अब यहाँ पर थी, अभी भी बहुत सारे लोग जो थे जो कंजर्वेटिव थॉट्स के लोग थे, अब उनको कैसे मनाया जाए। तो उनको मनाने के लिए कुछ इमिनेंट्स जो सोशल रिफॉर्मर्स जो थे, समाज सुधारक जो थे, जैसे अगर बात होती है, ऐसे तो बहुत सारे थे, हम लोग सिर्फ 2 के बारे में पढ़ेंगे, जैसे महात्मा गांधी जी के बारे में और रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में। तो उन लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, तो ये सारे विचारधाराएं जो थी वो लेकर ये मतलब प्रपोजल रखा गया उनके सामने में। तो गांधी जी ने कुछ पॉइंट तक वो सपोर्ट किया और कुछ पॉइंट तक सपोर्ट नहीं किया। कारण क्या था, उनका मेन चीज़ क्या सोचना था कि इंडियंस को इंडियन कल्चर के बारे में ज़्यादा बताया जाए, ज़्यादा सिखाया जाए। और 3H गांधी जी का मानना था। 3H इसका मतलब क्या था, तो हेड मतलब जो एजुकेशन है वो क्या है, एक तरीके का लर्निंग है। और ये लर्निंग कैसे अचीव कर सकते हैं, हेड, हार्ट एंड हैंड के थ्रू, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ों को अगर हम लोग ये कर लेते हैं, 3H जो है हमारे, मतलब गांधी जी का ये मानना था कि एजुकेशन क्या है, एजुकेशन एक लर्निंग है जो लाइफ लॉन्ग इंसान सीखता रहता है। और ये चीज़ तभी होगा, हम तभी इंटेलेक्चुअल हो सकते हैं जब हमारा बुद्धि, हमारा दिल और हमारे हाथ, हम मतलब कर्तव्य जो है हम पूरा कर सकेंगे। उसी तरीके से रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में भी अगर बात की जाए तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने भी पार्टली इसे हामी भरी थी, क्योंकि उनको भी ये चीज़ देखने को मिला कि यहाँ पर ये इस एजुकेशन में, वेस्टर्न एजुकेशन में यहाँ पर देखा गया था म्यूज़िक, डांस, कल्चर और ट्रेडिशन, ये सब के ऊपर। तो ऐसा नहीं है कि गांधी जी ने पूरी तरीके से अगेंस्ट गए, और उसी तरीके से रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने भी कुछ हद तक सपोर्ट किया। और उसके बाद फिर ये धीरे धीरे करके हम एजुकेशन है बाकी लोग भी गेन करते गए। इसके ऊपर हम लोग देखते हैं, इसके ऊपर अब आने वाले हैं हम लोग, महात्मा गांधी जी का जो रोल है एजुकेशन के ऊपर, उसके ऊपर हम लोग अब देखने वाले हैं। तो अब हम देखने वाले हैं क्या, प्रमोशन ऑफ नेशनल एजुकेशन इन इंडिया। तो ये प्रमोशन, एजुकेशन के लिए प्रमोशन क्यों करना पड़ गया। बात दरअसल क्या होता है, जब कभी कुछ नई चीज़ें जब हमारे पास आती है तो हम इजीली उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते, जिस कारण से क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये चीज़ रखा कि ये बात लोगों तक तभी पहुंच सकता है जब जिनके बात वो लोग मानते हो। तो ऑब्वियस सी बात है, गांधी जी के बारे में कौन नहीं जानता, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में कौन नहीं जानता, ऐसे ज्योतिबा फुल्ले, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, ऐसे बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स थे, स्कॉलर्स थे जिनके को लोग फॉलो किया करते थे, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रमोट किया गया। जैसे मैंने कहा कि गांधी जी ने पूरी तरीके से मतलब पूरी तरीके से हामी नहीं भरी थी। बात क्या थी, वहाँ पर प्रॉब्लम ये चीज़ आ रहा था कि अगर उनका ये विचार था कि अगर इंग्लिश के अगर सीखते हैं तो हम कहीं ना कहीं आगे बढ़ते तो जाएंगे, मगर हम अपने पुराने धरोहर, पुराने कल्चर को हम लोग क्या, और ट्रेडिशन को हम लोग भूलने लगेंगे। ये शायद इंग्लिश वो चीज़ होगी कि हमारे हाथ में है मगर हम उसे संभाल नहीं पा रहे हैं, और उसे संभालने के चक्कर में हम अपने अस्तित्व को भी ना खो दें। बस सिंपल वे में मैं बस यही नहीं कहूँगा। ओके, महात्मा गांधी जी के द्वारा अगर बात होती है तो इनको ही वॉन्टेड टू प्रमोट द एजुकेशन दैट कुड हेल्प इंडियन टू डेवलप अ सेंस ऑफ डिग्निटी। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा क्या कहना था कि एजुकेशन को प्रमोट होना चाहिए ताकि लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सकें और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, मतलब कि स्वाभिमान के लिए, मतलब अपने अभिमान के लिए वो चीज़ वो अपने एजुकेशन को अब रखे ताकि वो कभी किसी के सामने में वो डोमिनेट ना हो, रिसेसिव ना हो पाए। ओके, फिर बात होते हैं क्या, ही स्ट्रांगली फेल्ट दैट इंडियन लैंग्वेज शुड बी द मीडियम ऑफ टीचिंग। यही इसी कारण से, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि लोग अपने जो मातृभाषा है ना, उससे लोग भूल ना जाएं। और जैसा भी मैंने कहा कि वो हथेली में कुछ चीज़ मेरे हाथ में रखा जाए और मैं हो सकता है उसे संभालने के चक्कर में मैं अपने अस्तित्व को ना भूल जाऊं। बस कहीं ना कहीं ये कारण भी हो सकते हैं कि गांधी जी ने पूरी तरीके से फुल्ली सपोर्ट नहीं किया था। ओके, एजुकेशन इन इंग्लिश, ही felt that Indian would be crippled if they did not know how to relate the mass। अगर आप इंग्लिश के थ्रू अगर वो उस समय की विचारधारा है, तो अगर उस समय में अगर आप इंग्लिश जानते हैं और आपके गांव और आपके कॉलोनी, आपके मोहल्ले में कोई इंग्लिश नहीं जानता है, तो आप क्या कम्युनिकेट कर पाएंगे किसी से, आप किसी से इंटरेक्ट कर पाएंगे। अगर आपको आपके घर पर अगर मान के चलता हूँ मैं, ये चीज़ एक एग्जांपल लेकर चलिए, उस समय तो सारे लोग एजुकेटेड नहीं थे। बस आप इमेजिन ये कर सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अगर सीखता है तो अच्छी बात है, मगर प्रॉब्लम यहाँ ये होता है कि वो कम्युनिकेट करने का लिए या इंटरेक्शन के लिए, उसके लिए क्या होगा, वो इस चीज़ को संभाल नहीं पाएगा वो, ठीक है। गांधी जी के द्वारा ये चीज़ मानना था कि एजुकेशन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और ये एक तरीके का ट्रेनिंग है, एक तरीके का लर्निंग है। किस चीज़ के लिए, अपने
दिमाग के लिए और अपने शरीर के लिए। इसीलिए उनका मानना था क्या कि एजुकेशन, टू हिम एजुकेशन मींट ट्रेनिंग 3H, जैसा भी मैंने कहा था, हेड, हार्ट एंड हैंड। तो अगर हम अपने नॉलेज को, अगर हम कहीं से नॉलेज गेन करते हैं, हम पढ़ते तो हैं मगर हम क्या लाइफ लॉन्ग अपने विद्या को, अपने एजुकेशन को क्या इम्प्लीमेंट कर पाते हैं? पढ़ लिख कर हम डिग्रीज तो बहुत सारे हासिल कर पाते हैं, मगर फिर बात वही हो जाती है, कचरे जहाँ तहाँ फेंकते जाना है, अपने सराउंडिंग्स को गंदे करते जाना है। हम बचपन से सोशल साइंस में एयर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन और नॉइज़ पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, तरीके के चीज़ पढ़ते हैं। क्या कितने लोग उसे फॉलो कर पाते हैं? बात कहीं ना कहीं ये चीज़ भी है। ओके, अब हम देखने वाले हैं क्या रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में। उनका क्या ये था, रोल था एजुकेशन में, मतलब कि नेशनल एजुकेशन के लिए। ओके, तो द रोल ऑफ spreading modern education in India with the help of eminent person, scholar and philosopher रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इनके बारे में अगर बात की जाए तो रविन्द्रनाथ टैगोर एज वेल एज रविन्द्रनाथ ठाकुर, ठीक है। तो ही वांटेड टू कंबाइन द गुड एस्पेक्ट्स ऑफ इट विद इन इंडियन ट्रेडिशन। तो जब फॉरेन लैंग्वेज जैसे इंग्लिश तो इंडिया का था नहीं, तो ये फॉरेन लैंग्वेज लर्निंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही चीज़ था और जिसके खिलाफ लोग उठ रहे थे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी का भी वही रोल था जो कि महात्मा गांधी जी का था, कि हम अपने नेचर, अपने कल्चर, अपना ट्रेडिशन को भी हम फॉलो कर सके। तो ही वांटेड टू कंबाइन द गुड एस्पेक्ट्स ऑफ इट विद द इंडियन ट्रेडिशन। टैगोर रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो कुछ एक पॉइंट्स जो थे जो ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, उसके कुछ पॉइंट्स को क्या एक्सेप्ट किया गया वेस्टर्न एजुकेशन का रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। और इनका कहना था कि इम्पोर्टेंस जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो चीज़ क्या होगी, हमें और भी ज़्यादा डेवलप बनाएगी। एंड वांटेड टू प्रमोट देम अलॉन्ग विद द आर्ट, और साथ ही साथ क्या होगे कि आर्ट, ड्रामा, म्यूजिक एंड डांस एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे चीज़ों पर भी लोग ध्यान दे पाएंगे। और एंड फॉर दैट ही स्टार्टेड अ शांति निकेतन। ये क्वेश्चन आता है, याद रखोगे, शांति निकेतन किनके द्वारा बनाया गया था? ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। और कब बनवाया गया था? तो 1901 में। ओके, टू स्टडी बंगाल में, टू स्टडी वाइल बीइंग क्लोज टू द नेचर वेयर दे कुड बी क्रिएटिव एंड गिव एक्सप्रेशन टू देयर थॉट एंड डिजायर। तो जहाँ पर ये चीज़, जैसे कि गुरुकुल की बात हो रही थी या पाठशाला की बात हो रही थी, वहाँ कहीं एक ओपन प्लेस पर पढ़ाया जा रहा है क्योंकि नेचर को आप फॉलो कर रहे हैं, या एक पक्षियों से, एक चींटी से भी कुछ सीखने को मिलता है। जैसे ऐसे लाइफ लेसन जो होते हैं, वो लाइफ लेसन जो है वो हम अपने बैड एक्सपीरियंस से ही सीखते हैं। वो हमें क्या होगा, वो हमें बुक नॉलेज नहीं दे पाती है। लाइफ एक्सपीरियंस, जिंदा रहने के लिए आपको सही गलत का पहचान एजुकेशन देता है, मगर सर्वाइव कैसे करना है, कैसे आपको बिहेव करना है, संस्कार जो है वो हमें अपने सोशल, अपने सोसाइटी, अपने घर, अपने माहौल, अपने सराउंडिंग से मिल रहा होता है। और ये चीज़ हम तभी सीख पाते हैं जब हम अपने बारीकी चीज़ों पर हम जब नोटिस करने लगते हैं। ठीक है, तो इस तरह मुहावरे वगैरह में भी आप देखते होंगे कि बहुत बड़ी बड़ी बातों को छोटे से शब्दों में प्रस्तुत कर दिया जाता है। तो बात यहाँ पर हो रही थी कि ये जो होगा क्या कि लोग क्रिएटिव हो सकेंगे, सृजन कर सकेंगे, साथ ही साथ वो क्या हो सके, अपने एक्सप्रेशन को, वो अपने विचारों को और अपने डिज़ायर को क्या कर सके, वो नेचर के साथ रह के और भी ज़्यादा बूस्टअप कर सके, सीख सके। ओके, टैगोर जी के द्वारा ये मानना था जो फॉर्मल एजुकेशन जो है, मतलब वेस्टर्न एजुकेशन की बात की जा रही है, तो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम जो था वो क्या था, सफोकेटिंग था, दम घोटने वाला जैसा था, या ऑप्रेसिव था, जैसे दमन, कि कोई चीज जो आप नहीं जानते वो आपको जबरदस्ती थोपा जा रहा हो। जैसे अब बात हो रही थी इंडियन स्टाइल ऑफ लर्निंग का और वेस्टर्न स्टाइल ऑफ लर्निंग का, तो ब्रिटिश काल में वो चाहते थे, वो हमारे ऊपर जबरदस्ती थोप रहे थे। ठीक है, तो इनका मानना था कि जो फॉर्मल एजुकेशन है वो क्या होगा, दम घोटने वाला होगा, या आपको दमन कर सकता है, या फिर आपके विचारों को वो मार सकता है। इट किल्स द नेचर डिजायर ऑफ द चाइल्ड टू बी क्रिएटिव एंड इमेजिनेटिव। हम उतने ज़्यादा आकांक्षी नहीं हो सकेंगे, या फिर उतने ज़्यादा सृजनात्मक नहीं हो सकेंगे, या हम उतने ज़्यादा क्रिएटिव नहीं हो सकेंगे, या फिर हम उतने दूरदर्शी नहीं हो सकेंगे, कुछ इमेजिनेबल चीज़ें करके हम वो चीज़ को फॉलो कर सके। इनका मानना था कि फॉर्मल एजुकेशन जो था वो उतना भी बेहतर नहीं था, या फिर यूँ कहा जाए तो बेहतर था ही नहीं। उसके कुछ एक पॉइंट्स थे जो उन्होंने एक्सेप्ट किया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साथ ही साथ हमारे जो धरोहर, जो हमारी जो पढ़ाई है, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो ट्रेडिशन है, आर्ट, म्यूजिक एंड डांस एंड एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे चीज़ें थे, उसके ऊपर भी उन्होंने फोकस करा था। ओके, तो नेक्स्ट अब हम लोग देखने वाले हैं क्या, इफेक्ट
तो ये इफेक्ट क्या था मॉडर्न एजुकेशन का इफेक्ट, जो कि अब लास्ट टॉपिक है, इफेक्ट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, ये कैसे प्रभाव पड़ा हमारे लोगों पर, भारतीयों पर। ओके, तो अब हम देखने वाले हैं इफेक्ट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स के लिए ये चीज़ याद रखोगे। तो बात होती है कि इसके जो मॉडर्न एजुकेशन है उससे उसका क्या प्रभाव पड़ा भारत पर, भारत के लोगों पर और ब्रिटिश पर। तो brought Indian into a close contact with a rational and scientific way of thinking and increase their interest in the science and technology। तो ये मॉडर्न एजुकेशन क्या हुआ कि लोगों में क्या एक तरीके का एक इंटरेस्ट क्रिएट कर लिया, ठीक है। लोग अब रैशनल थॉट रखने लगे, वो साइंटिफिक सोच अब रखने लगे, ठीक है, और इंक्रीज हुआ उनका इंटरेस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रति, ठीक है। फिर ब्रिटिश फोकस वाज लिमिटेड टू इंट्रोड्यूसिंग द इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया टू प्रोड्यूस ए एजुकेटेड क्लास टू फुलफिल माइनर ऑफिशियल वर्क। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, ठीक है, यही था इनका मेन मोटिव, ये एजुकेशन लाने का, मॉडर्न एजुकेशन को लाने का इनका मेन मोटिव था कि ये इतने ही तक फोकस रहे ताकि वो क्या सके, इंग्लिश एजुकेशन के बारे में वो जान सके इन इंडिया, टू प्रोड्यूस है एजुकेटेड, ताकि वो यहाँ के लोग क्या हो सके, एजुकेटेड क्लास के लोग ही तैयार हो सके और वो फुलफिल कर सके क्या, ऑफिशियल वर्क, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, ब्रिटिश के ऑर्डर पर वो काम करे। मगर बात ऐसी होती है कि हर रोज तारीख बदलता है, मगर एक तारीख ऐसा भी आता है जो पूरा कैलेंडर बदल देता है। तो बात अब यहाँ पर होती है किस चीज़ की, स्प्रेड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन फैसिलिटेट द ग्रोथ एंड द डेमोक्रेसी, नेशनलिज्म एंड सोशलिज्म इन इंडिया। तो अब बात यहाँ थी कि मॉडर्न एजुकेशन उनके द्वारा लाया गया था उनके बेनिफिट के लिए, मगर हम इतने समझदार थे कि हम लोगों ने उससे भी कहीं ज़्यादा आगे सोचा और हम पढ़ लिख कर वापस उसको ही मात दिए। हम और ज़्यादा यूनाइटेड हो गए, हमारे में लोकतंत्र के बारे में लोग जानने लगे, लोकतंत्र की अच्छाइयों के बारे में समझने लगे, राष्ट्रवाद शुरू हो गया हमारे देश में, समाजवाद शुरू हो गया, लोग अब एकजुट होकर रहने लगे। जहां भिन्न भिन्न तरीके से वो बटे हुए थे, आपस में डिस्क्रिमिनेटरी फंक्शन फॉलो कर रहे थे, ऐसे बहुत सारे सोशल लेवल को फॉलो कर रहे थे लोग, अब रैशनल थिंकिंग और साइंटिफिक इंटेलेक्चुअल तरीके से लोग अब सोचने लगे। फिर मॉडर्न एजुकेशन ने क्या किया, इवोक किया एक इंटरेस्ट ऑफ इंडियन टू अंडरस्टैंड इंडियाज पास्ट, और कहीं ना कहीं मॉडर्न एजुकेशन ने क्या किया, वो हमें जगाया, हमारे पास्ट के बारे में हमें बताया, क्या सही है क्या गलत है इसके बारे में बताया, ठीक है। और हम इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने लगे। आफ्टर नोइंग देयर पास्ट द इंडियन वेयर प्राउड ऑफ देयर हेरिटेज एंड दिस इवोक द सेंस ऑफ नेशनलिज्म। और इससे पढ़ने और समझने के बाद, एजुकेटेड होने के बाद भारतीयों में क्या आने लगा, वो चीज़, वो गर्व महसूस करते थे जब वो अपने पास्ट, अपने धरोहर के बारे में जानते थे। और कहीं ना कहीं एक तरीके का एक चिंगारी सा वो फैला वो राष्ट्रवाद का। और जैसा कि मैंने कहा कि ब्रिटिश का जो मेन मोटिव था किस लिए, बस वो हमें स्लेव बनाए रखने के लिए, मगर हम लोग उससे भी ज़्यादा उबर गए। और जैसा मैंने कहा कि हर दिन तारीख बदलता है, मगर एक ऐसा भी तारीख आता है जो कैलेंडर बदलता है, और हम लोगों ने अपना इतिहास रचा और धीरे धीरे करके हम लोग यूनाइटेड होते गए, आपस में एकजुट होते गए, मिलते गए, समझदार बनते गए, और फिर हम लोगों ने ब्रिटिशों को धूल चटाया। काफ़ी समय लगा, मगर हमने उन्हें मार भगाया और हम वापस आज़ाद हो गए। आज के लिए इतना ही, पर आपके लिए अभी और भी बहुत कुछ है हमारे पास, हमारे प्लेटफॉर्म पर। तो देर न करें और जाकर अभी रजिस्टर करें हमारे द गुरु शिष्या webinar.com पर। और हाँ, अगर आपके पास कोई टॉपिक है जिस पर आप वेबिनार चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट अस पेज पर जाकर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। और हाँ, जाने से पहले अपना फीडबैक देना ना भूलें हमारे feedback@thegurushishya webinar.com पर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।